नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही हैरान करने वाली खबर से, क्योंकि आप राजभर को तो जानते ही होंगे। अपने बयानों को लेकर अक्सर वो विवादों में रहते हैं। उनकी मुलाकात हुई है स्वतंत्र देव सिंह से। एसबीएसपी की हम बात करें, अध्यक्ष राजभर की, बीजेपी के साथ वो आ सकते हैं, ये चर्चाएं चल रही। कई दिनों से बीजेपी पर हमलावर हैं। वैसे पहले योगी मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, फिर ऐसे बयान दिए कि सरकार को असहज भी उन्होंने किया। कैबिनेट मंत्री वो रहे हैं। 2017 का चुनाव बीजेपी के साथ वो लड़े थे और उसके बाद से ही उनका कहना है कि उनकी बात नहीं मानी गई और वो तमाम तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। तो उनकी मुलाकात हुई है स्वतंत्र देव सिंह से। ये अब आप देखिए कि प्रदेश की जो छोटी पार्टियां वो लगातार आक्रामक हो रही हैं, अपनी प्रेजेंस वो दिखा रही हैं इन दिनों, और उस लिहाज से इस मीटिंग के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। स्वतंत्र देव सिंह से मिले हैं राजभर, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुलाकात है और कोई बात नहीं। इतने लंबे टाइम से आप लगातार ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ सभी छोटे छोटे दलों को एक करेंगे। आज सुबह सुबह मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं व्यक्तिगत, सत्ता किसी की हो तो नेता तो एक होते हैं, सत्ता किसी की हो नेता एक होते हैं। जब नेताओं का काम पड़ता है तो नेता से मिल के काम करा लेते हैं। व्यक्तिगत मुलाकात में क्या चुनाव को लेके भी बातचीत हुई? चुनाव रणनीति ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे बड़े भाई हैं दयाशंकर सिंह जी, और इनका बड़ा हमारे ऊपर कृपा रहती है, और कोई बात नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ। क्या ये मान लिया जाए कि थोड़ी जो नफरत थी, नाराजगी थी, वो थोड़ी बर्फ पिघल गई है, अब बातचीत के तौर पर मुलाकातें होनी शुरू हो गई? मंच पे जब होता है कोई विरोधी पार्टी वाला तो पार्टियों के खिलाफत तो शुरू करता है, तब तो वहाँ तो नफरत रहती ही है, लेकिन कमरे में तो भाईचारा हो जाता है। कमरे में भाईचारा तो हो गया भी, क्या बाहर निकल के स्टैंड क्या होगा चुनाव लड़ने को लेकर? आप हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है और चुनाव लड़ूंगा और सरकार बनाऊंगा। अब देखिएगा ना, उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाऊंगा। क्या बीजेपी के लोगों ने इस पर आपसे बात करी कि नहीं नाराजगी भूल जाओ, 17 के चुनाव से पहले जो माहौल था फिर से बनाने की कोशिश की जाए? देखिए, हमारा साफ साफ बात है, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, अति पिछड़ा अति दलित जिंदाबाद। उसकी अकेले आबादी 45% है और उसी वोट पर सरकार बनाएंगे, और सरकारें बनती रही हैं अब तक। क्या कोई भी मुलाकात इस तरीके की बातचीत हुई है कि भाई क्या ऐसा माहौल बन सकता है जब सभी दलों को लेकर, जिनकी बात आप कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों को लेकर साथ में आए बीजेपी में चुनाव लड़ने के लिए? कि यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। अब जातियां, जो छोटी छोटी जातियां जो उपेक्षित हैं, 70 साल से वोट देते देते उब गई हैं, तब वो ओम प्रकाश राजभर के साथ आ गई हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के कहने पर वो वोट देने को तैयार हैं और भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको जो विकल्प दिए गए, जो ऑप्शन दिए गए, उस पर तैयार नहीं हुए आप, या आपको विकल्प अभी दिए जा रहे हैं, साथ मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी कोई बात हुई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, और 2022 में आप देखिएगा ओम प्रकाश राजभर सरकार बना के दिखाएगा। बलिया में काफी प्रभुत्व है आपका, और बलिया के नेता दयाशंकर सिंह आपके बगल में मौजूद हैं। क्या आप साथ में लेकर के इनको मिलवाने के लिए लाए? हम लोग व्यक्तिगत हर समय मिलते रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग नहीं मिलते रहे हैं, और आज भी हम लोग ऐसे औपचारिक मिलने के लिए आए थे। ये व्यक्तिगत मुलाकात, इसको कैसे मान लिया जाए जब कुछ समय पहले थे, 17 के चुनाव के पहले तक साथ में थे, 17 के चुनाव के बाद नाराज हो गए, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और अब 22 के चुनाव के पहले मुलाकातें हो रही, व्यक्तिगत कैसे व्यक्तिगत मान लिया जाए? नहीं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिगत मुलाकातें भी होती रहती हैं। दल भले ही अलग अलग है, लेकिन हम लोग की मुलाकातें क्योंकि बरसों से जब हम लोग साथ साथ मिलते रहे हैं, और भी दलों के लोग हैं उनसे भी हम लोग मिलते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सब चीज़ राजनीति। पूर्वांचल की राजनीति को लेकर कोई बात हुई क्या? उत्तर प्रदेश की सियासत ओम प्रकाश राजभर के बदौलत 22 में सरकार बनाऊंगा, बार बार कह रहा हूँ। क्या उसमें बीजेपी कहीं भी होगी कोने में अगर साथ में? वो समय आएगा तो देखा जाएगा। क्या उम्मीद है ऐसी, यानी कि जो समय आ सकता है? भागीदारी संकल्प मोर्चा के पास 45% वोट अकेले हैं, चाहे कोई कितना हो चिल्लाए, और उसी वोट पे सरकार बनती है और बिगड़ती है, और वो वोट हमारे साथ है। पिछले दिनों में शाह जी भी आए थे रैली करने के लिए, क्या उनसे आपने मुलाकात करने की कोशिश की थी? बीजेपी नड्डा जी आने वाले हैं 7 तारीख को। हम क्यों जाएं, क्यों मिलने जाएं किसी से? हमारे पास तो खुद है, जब जरूरत होती है तो मिल लेते हैं। अरे भाई, आपने देखा कि जब योगी जी और मुलायम सिंह जी मिल सकते हैं,
मायावती जी, सोनिया गांधी मिल सकती हैं, ममता जी, सब लोग नेता एक हैं भाई, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। सब नेता देश के एक हैं, खाली मंच पर उल्टा उल्टा बोलते हैं। जब दो नेता मिलते हैं तो व्यक्तिगत मुलाकातों के साथ, बातचीत के साथ चुनाव पर भी चर्चा होती है, इससे कोई चर्चा हुई क्या चाय के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ओम प्रकाश राजभर वो चीज नहीं है। जय सुहेलदेव। तो ये ओम प्रकाश राजभर है जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास से मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं और देख सकते हैं आप स्वतंत्र देव सिंह का ये आवास है। हालांकि करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है और बलिया के नेता दयाशंकर सिंह जो पार्टी के राष्ट्र के महामंत्री भी हैं, वो उनको यहाँ पे मिलवाने के लिए लेकर के आए थे। और इस मुलाकात के बाद हालांकि ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है और जन भागीदारी मोर्चे के साथ ही वो चुनाव में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी के साथ सियासी सरगर्मी तेज हो गई है कि क्या अमित शाह की रैली के बाद या जेपी नड्डा के लखनऊ आगमन से पहले ये जो चाय पर चर्चा होती है या हुई है, इसके सियासी मायने क्या है? अनामिका सी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो यही सवाल है कि सियासी मायने क्या है। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, हमने पूरी बात अपने दर्शकों को सुनाई राजभर की और वो एक बात कह रहे थे कि नेता सभी एक ही होते हैं और मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन ये नेता वाकई में एक होते हैं, चुनाव से पहले ही क्यों नजर आता है? देखिए जीनत, ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ही सटीक बयान दिया कि नेता एक ही होते हैं, अपने नफे नुकसान को देखते हुए चुनाव से पहले पॉलिटिकल स्टंट लेते हैं और अपने स्टंट के अकॉर्डिंग उनका फायदा जिसके साथ होता है, जिस दल के साथ होता है, उसके साथ वो चले जाते हैं। कुछ ऐसा भी आज भी दिखाई दिया जब ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार बीजेपी को कोसते रहे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए छोटे दलों को लामबंद करते रहे। अभी भी अपना जन भागीदारी मोर्चा बना के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह उनकी मुलाकात हुई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से और मुलाकात करवाने वाले जो शख्स थे वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं, बलिया के बड़े नेता हैं दयाशंकर सिंह। आज उनको लेकर के आप आए थे, हालांकि बाहर निकल के वो ये जरूर कह रहे हैं कि सियासत में आशंकाओं से, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आप तो पूरी मुलाकात के बीच में मौजूद थे। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नहीं, एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन कभी भी कोई दो राजनीतिक दल के लोग मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं। और माननीय ओम प्रकाश जी जो सैद्धांतिक रूप से हम लोग के साथ थे, हमारे जोगी जी मोदी जी के साथ थे। और मैं जब मोदी जी बलिया में उज्ज्वला योजना का पहली बार जब शुभारंभ कर रहे थे, उस समय भी ओम प्रकाश जी ने कहा था कि मोदी जी दलितों के लिए, शोषितों के लिए, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए जो मोदी जी काम करते हैं वही काम मैं भी जनता के बीच में करता हूं। तो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से जो ओम प्रकाश जी मोदी जी के कार्यों से और प्रभावित रहते हैं। और ये आज जो है, आज सबसे ज्यादा इस खबर की चर्चा रहने वाली है, आप यकीन मानिए। वैसे आपको अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट जरूर बता देते हैं, आप उससे इस पूरी खबर को समझेंगे। उन्होंने कहा था कि बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन में उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा, छोटी पार्टियों के साथ वो जरूर गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अब कोशिश सभी बड़े दल कर रहे हैं कि छोटी पार्टियां उनके साथ आ जाएं। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। 10 IPS अफसरों के तबादले हुए। आनंद प्रकाश तिवारी कानपुर के अपर पुलिस आयुक्त बनाए गए। चंद्र प्रकाश UPSSF लखनऊ के DIG बने। उपेंद्र अग्रवाल DIG पुलिस मुख्यालय लखनऊ। धर्मेंद्र सिंह बने हैं DIG रेलवे लखनऊ। जे रविंदर गौड़ बने DIG गोरखपुर। डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह बने हैं DIG सहारनपुर रेंज। RK भारद्वाज बने DIG मिर्जापुर रेंज के। और अखिलेश कुमार बने हैं DIG आजमगढ़। सुभाष चंद्र दुबे अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी। विकास कुमार बने SP सिटी आगरा। तो ये बड़े बदलाव जो देख रहे हैं आप, तबादले, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 10 IPS अफसरों के तबादले हुए हैं। आज की एक और बड़ी खबर। तो विकास कुमार बने SP सिटी आगरा। डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह बने DIG, हम आपको जैसे लगातार जानकारी दे रहे हैं, सहारनपुर रेंज। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋषभ, क्या इसे रूटीन ट्रांसफर माना जाए या फिर कुछ और है? जीनत, इसको इस तरह से देखा जा सकता है, मुकुल गोयल की ये पहली बड़ी ट्रांसफर लिस्ट है। अब ये मान लीजिए कि मुकुल गोयल ने यूपी पुलिस के जो तमाम और डिपार्टमेंट्स हैं, STF हैं, APS हैं, PSC हैं, UPSSF है, रेलवे है, सबकी समीक्षा कर ली और समीक्षा के बाद आप अपनी टीम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको उस लिहाज से देखा जाना चाहिए। अगस्त के समय से ही उत्तर प्रदेश में त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है। रक्षाबंधन से शुरुआत हो जाती है, बकरीद है, मुहर्रम आ जाता है, माफ कीजिए। और इस वर्ष इसलिए इसको इस लिहाज से देखा जा सकता है कि मुकुल गोयल आप अपने कुछ भरोसे के लोगों को फील्ड में उतारना चाह रहे हैं और त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, लिहाजा वो अपनी टीम बनाकर
अब उन्होंने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। इसमें 9 अफसर DIG रैंक के हैं, जिनके अंडर में 4 से 5 जिले आते हैं। तो मान के चलिए इसको बड़ा बदलाव माना जाना चाहिए। और सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि जल्द ही IG, ADG और जिले के कप्तानों के लेवल पर भी तबादला सूची आने वाली है। जिला ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार मुसीबत नजर आ रही है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। नदी किनारे वाले गांवों पर आफत काल बना हुआ है। काशी में गंगा उफान पर है। गंगा किनारे के मंदिर भी डूबने की कगार पर है। वहीं कई जिलों में हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद हो चुकी है। अमरोहा में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। धनोरा तहसील के कई गांवों में बाढ़ का पानी आने से फसलें पूरी तरह डूब चुकी हैं। किसानों को अब बांध टूटने का डर भी सता रहा है। बाढ़ से परेशान गांव के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। समस्या तो जी सारी एक नई समस्या तो यहाँ कई है, बहुत सारी समस्याएं। देखो ये तट बांध लगा हुआ और इसकी सेफ्टी के लिए नहीं आया कोई। ये पीछे देखो 20 फीट गहरा गड्ढा है कम से कम, और बाढ़ इसमें चल रहा है। ये 2-4-10 दिन में कट जाएगा तो पानी ये बस्ती में और पास के बराबर के गांव में पहुंच जाएगा। सड़क भी हमारा रास्ता बंद हो गया, टूट गई। वो भी अपने ट्रैक्टरों से माड़ा मोटा करा है रास्ता चालू। अच्छा, गड्ढा कितने फीट का है यहाँ पे? ये 15-20 फुट खड्डा गहरा हो गया जी। इसी वजह से हम यहाँ 24 घंटे बैठे रहे, भी कोई सरकारी का कोई अधिकारी नहीं आ रहा। शाहजहांपुर के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। गंगा में आई बाढ़ के पानी का बहाव इतनी तेज है कि कई गांव जोड़ने वाले रास्ते और सड़कें भी बह गईं, जिससे गांव का एक दूसरे से संपर्क कट गया है। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें भी बर्बादी की कगार पर हैं, जिससे प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी रोष है। दिक्कतें सारी होती हैं, मतलब आने की, जाने की और रहने की भी। किस तरीके से बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वहाँ आते हैं लोग, हाँ कर जाते हैं कि हम इतना काम कराएंगे उतना काम कराएंगे। आने के बाद जब बाढ़ निकल जाती है सब भूल जाते हैं। बहुत तेजी से पानी आया, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है और देखो निकलने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। प्रशासन ने अभी तक क्या इंतजाम किया? कुछ नहीं इंतजाम किया, आते हैं देख लौट जाते हैं। शासन आता है, देखता है और फिर चला जाता है, और ये हर साल करता है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। आगरा से हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, 3 से 4 दिन अभी और इसी तरह का मौसम रहने वाला है। जरा आगरा की स्थिति से हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए। पिछले दिनों बारिश हुई तो हमने ट्रैफिक और बाकी समस्याएं दिखाई थी। जी बिल्कुल जीनत, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसके बाद जो जगह जगह बैराज बने हुए हैं वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में हथनी कुंड बैराज जो है वहाँ से 1,21,000 क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया था वो दिल्ली पहुँचा, और दिल्ली में बिकराल हुई यमुना, और उसके बाद 4-5 दिन बाद अब जाकर के आगरा में पहुँचा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो है एतमादौला व्यू पॉइंट है, और यहाँ से यमुना बिकराल दिख रही है और ख़तरनाक स्तर पर पहुँचता जा रहा है पानी धीरे धीरे, चूँकि हर दिन बढ़ रहा है। अब जैसे मथुरा में, पड़ोसी जनपद जो मथुरा है, वहाँ के केसी घाट डूब गया है और वहाँ देवराहा बाबा घाट डूब गया है। तो वहाँ जब पानी ज़्यादा बढ़ा तो वहाँ जो मथुरा में गोकुल बराज है वहाँ से जो है पानी छोड़ दिया गया कल फिर। तो ऐसे में ये आगरा की तस्वीर और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। गोकुल बराज के सभी 14 गेट खोल दिए गए हैं। तो मथुरा की तरफ से तेज़ी के साथ पानी जिस तरह से यमुना नदी में आ रहा है उसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, और यमुना में जो तटवर्ती इलाके हैं जैसे बलकेश्वर घाट का इलाका है वहाँ स्थितियाँ बिगड़ाल हो रही हैं, और निचले इलाकों में जो है पानी प्रवेश करने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन लगातार बाढ़ चौकियाँ स्थापित करके नज़र बनाए हुए है, लेकिन आगरा में यमुना और चंबल दोनों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, और आप नदियों के आसपास की बसावट देखें, एक तो बेतरतीब बसावट होती है, संकरी जगह होती हैं, और जो नदियों के जो रास्ते हुआ करते थे उसे भी काफी हद तक कम कर दिया गया। इस वजह से समस्या ज्यादा बड़ी हो जाती है। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, हम कई घाटों के डूबने की खबर लगातार दिखा भी रहे हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां की क्या तस्वीर है, जरा बताइए। देखिए जीनत, बिल्कुल जब बनारस की बात करेंगे तो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के बिना उसकी बात अधूरी रहेगी। ये गंगा आरती जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर गंगा आरती होती थी, यहाँ पर इस वक्त नाव खड़ी है। यानी कि ये जो चलने का रास्ता था, अब उन चलने के रास्तों पर इंसानों के चलने के बजाय नाव चल रही हैं। यानी कि नाव सड़क तक आ गई हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ गंगा सेवा निधि का ऑफिस। जो आप कभी गंगा आरती देखते थे उसके पीछे बहुत भव्य इमारत होती थी,
तो वो इमारत 2 मंजिला पूरी डूब गई है। यानी गंगा आरती का तो पूरा स्थान डूब ही गया है, अब इमारत भी 2 मंजिला डूब गई है। और शायद अब गंगा सेवा निधि का जहां पर नाम दर्ज है वो कुछ दिख रहा है हल्का, और इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ गंगा सेवा नदी के बगल में, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं, जहाँ पर आपको 2 बांस दिख रहे हैं। ये बेसिकली ब्रह्मदेव का मंदिर था जो दशाश्वमेध घाट पर जिसे कहा जाता है, जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हुआ था, वो पूरा मंदिर अब डूब गया है, आपको दिख नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा मंदिर जहाँ गंगा आरती आप देखती थी, उसका सिर्फ अब आपको मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि शिखर शायद दिख रहा है। सिर्फ शिखर के अलावा जितने भी गर्भगृह है, जो भी देवता हैं, वो डूब गए हैं। एक तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा जिससे आपको इस बाढ़ का अंदाजा लग जाएगा कि ये जहां पर आप ये बड़ा सा मंदिर आप शिखर देख रहे थे, यहाँ पर ऊंचाई पे खड़े होकर लोग गंगा आरती नीचे देखते थे। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं एरियल व्यू दिखता था। लेकिन अब जहां से आप एरियल व्यू देखते थे या तस्वीरों को कैद करते थे, वो अब सिर्फ उतना ही स्थान बचा है। तो यानी कि जो पहाड़ों पर पानी आ रहा है, अब वो मैदानों पर आफत ला रहा है। और कहा भी जाता है कि तो पहाड़ों की आफत मैदानों में भी तबाही लाती है, वो ही नजर आ रही है। हमारे साथ अजेंद्र कासगंज से जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, जरा तस्वीर दिखाइए हमें, क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि अलर्ट तो हर जगह जारी कर दिया गया, तमाम नदियां खतरों के निशान से अब ऊपर बह रही हैं। जीनत, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय लहरा गंगा घाट पर मौजूद हूं, जो तीर्थ नगरी सोरों का मुख्य लहरा गंगा घाट है। मैं इस समय मौजूद अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं। तमाम यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर की दूरी पे जो है गंगा का मुख्य जो घाट है। उसके अलावा तमाम खेती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बिजली की जो खंभे हैं लगे हुए हैं, तमाम सैकड़ों खंभे लगे हुए हैं। यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जो गंगा का मुख्य घाट है, तमाम तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। अलर्ट जारी कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। बीजेपी को किया आगाह, कहा पीएम मोदी से प्रधानमंत्री पद छीनना